कुशीनगर की फाजिल नगर विधानसभा सीट पर कल सपा के नए नवेले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा के पुराने नेता इलियास अंसारी के समर्थकों ने जिस तरीके से नारेबाजी की है, वो ये बात साफ करती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले तो समाजवादी पार्टी में अपना अस्तित्व खो चुके हैं, अस्तित्व बनने से पहले ही, और अब उनको अपनी 15 साल पुरानी पारंपरिक सीट छोड़नी पड़ी। फाजिल नगर से चुनाव लड़ना पड़ा। फाजिल नगर से चुनाव लड़ने पहुंचे हैं तो वहां पर उनके प्रचार करने के बजाय सपा का कार्डर उनका साथ नहीं दे रहा है, उनका विरोध कर रहा है। वहां पर ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि पूर्वांचल की हवा कम से कम समाजवादी पार्टी में आए इन दलबदलुओं के समर्थन में तो बहती हुई नजर नहीं आ रही है। हमने इसके पहले कई वीडियोस में बात करी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ एक और विधानसभा प्रत्याशी रह गए हैं जिसकी जीत की संभावनाएं बेहद कम है। 3 हफ्ते पहले जब स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत बड़ा ट्रंप कार्ड माना जा रहा है, आज की तारीख यह है कि समाजवादी पार्टी उनको बस कहीं एडजस्ट कर देना चाहती है। और आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के बात करेंगे। आज बात करेंगे कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी समाजवादी पार्टी के लिए पूर्वांचल के इस हिस्से में कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग हो गई है। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद हम सभी बढ़ जाएंगे मध्य उत्तर प्रदेश और फिर पूर्वांचल की तरफ। यहां से खत्म हो जाता है जाटलैंड पहले चरण दूसरे चरण के बाद। अब आता है उत्तर प्रदेश का बहुमत दिलाने वाला इलाका पूर्वांचल। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे समाजवादी पार्टी गठबंधन की, क्योंकि वो विपक्ष है और उनके लिए सबसे जरूरी है तैयारी होना, उनकी चीजों को देखते रहना और उस पर नजर बनाए रखना कि क्या कुछ वो कर रहे हैं प्रदेश की सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए। समाजवादी पार्टी और गठबंधन को देखें तो इसमें अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं, ओम प्रकाश राजभर है, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इसके अलावा और भी नेता हैं। ये 4 नाम इसलिए लिए गए क्योंकि अलग अलग चरणों में अलग अलग ढंग से इनके नामों को प्रभावशाली कहा जा रहा है। जयंत चौधरी का काम लगभग हो गया है। अब नंबर आएगा अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य का। इसमें से भी अखिलेश यादव के पास अपना जनसमर्थन है, पार्टी के अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी का कोर वोटर उनके नाम पर रह रहा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की जिम्मेदारी यह होगी कि वो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मौजूदा वोट बैंक में अपनी उपस्थिति से इजाफा कर सके। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे और तमाम चीजें क्या कुछ होंगी, आज हम इसी पर बात करेंगे और खास करके बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री थे, पाला बदलकर समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए, तगड़े ढंग से बोलना शुरू करा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब यहां सबसे पहले बात करते हैं, क्रमवार ढंग से समझेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को हम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब वो भाजपा में थे तो मंत्री किस विभाग में थे। मंत्री थे श्रम एवं सेवा नियोजन विभाग, जो कि कामकाज का देखता है, नौकरी वगैरह की बात। उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाना शुरू किया कि भाजपा नौकरी नहीं दे रही है, तो उनसे सवाल पूछा गया कि मंत्री तो आप ही थे, तो नौकरी देना आपकी गलती हुई कि आप नहीं दे पाए। तब उन्होंने तमाम आंकड़े गिनवाए कि मैंने मंत्री रहते हुए ये काम किया, ये नौकरी दिवाई। इसका यह मतलब हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो प्रदेश में सरकार है, उन्होंने अच्छा काम किया। अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य क्षेत्र में प्रचार करने जाएंगे तो क्या वो उत्तर प्रदेश की जनता से ये झूठ बोलेंगे कि प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, या फिर समाजवादी पार्टी के नेता की हैसियत से जनता के बीच में जाएंगे और ये बताएंगे कि भाजपा सरकार ने कितना अच्छा काम किया है और कहीं ना कहीं भाजपा का प्रचार करेंगे। तो पहला मुद्दा यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब प्रचार करने जाएंगे तो कितना झूठ बोलेंगे और कितना सच बोलेंगे अपने प्रचार के दौरान। दूसरा सवाल कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना कद क्या है सपा में। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में भी थे तब भी उनका कद बहुत बड़ा था, भाजपा में थे तब भी इनका कद बड़ा था, लेकिन जब उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी उसके बाद उनका कद डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तगड़ी बयानबाजी करी, लेकिन उसके बाद अचानक से चुप करवा दिए गए। अखिलेश यादव को समझ आ गया कि इनको ज्यादा फुटेज देने का मतलब है कि सेल्फ गोल कर लेना और अपना ही नुकसान करवा लेना, क्योंकि ये जो है आज यहां कल वहां मैं उड़ता परिंदा घर का कहां वाले व्यक्ति हैं। इसके अलावा अगर आज की तारीख में स्वामी प्रसाद मौर्य के कद का अंदाजा लगाना है तो इनकी पारंपरिक सीट पडरौना से इनको टिकट नहीं दिया गया है, बल्कि दूसरी सीट फाजिल नगर सीट से इनको टिकट दिया गया है। यह साफ साफ दिखाता है कि उनका अपना कद खास कुछ सपा में बचा नहीं है। फाजिल नगर आ गए हैं, यहां पर इनका जमकर विरोध हो रहा है। और इसके अलावा फाजिल नगर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता इलियास अंसारी के समर्थक पहले ही विरोध कर रहे थे, उसके बाद इलियास अंसारी ने सपा से इस्तीफा देकर के बसपा से नामांकन कर दिया है।
कल हमने देखा कि किस तरीके से फाजिल नगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इलियास अंसारी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने नारेबाजी करी उनके विरोध में, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध तो हुआ ही हुआ, साथ में ओम प्रकाश राजभर भी जमकर लपेटे में आ गए। और अब सवाल उठ रहा है कि उन तमाम चीजों के मायने क्या होंगे। हमने कई वीडियोस में बात की और जिक्र किया कि पूर्वांचल में स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर कम से कम जनता के बीच में अपनी स्वीकार्यता खो चुके हैं। तो कई समाजवादी पार्टी के समर्थकों को लगा ये हवाई बात है। अब उनसे सवाल पूछे जाने की बारी है कि जब फाजिल नगर विधानसभा से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ने गए तो वहां उनका विरोध करने वाले लोग क्या हवाई हैं? पूर्वांचल में स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर दोनों लोग बराबर ढंग से अपनी स्वीकार्यता खो रहे हैं। उसकी वजह बराबर है। उसकी वजह यह है कि जिस आत्मसम्मान और पार्टी हित से ऊपर जनहित की बात करके वो दोनों नेता भाजपा का विरोध कर रहे थे, आज उन लोगों ने अपने उस आत्मसम्मान को किसी अंधेरे और गहरे कुएं में डाल दिया है और अपनी पार्टी के इशारे पर नाच रहे हैं। नहीं तो इस सवाल का जवाब कोई दे सकता है क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि पडरौना सीट से 15 साल के विधायक थे, उनको एक झटके में अपनी सीट छोड़ करके फाजिल नगर से लड़ने की बात क्यों मान लेनी पड़ी? क्योंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी तमाम संभावनाओं को खो चुके हैं और आखिरी ऑप्शन उनके पास समाजवादी पार्टी के इशारों पर घूमना ही रह गया है, जो कि उनके समर्थकों और उससे भी कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी के समर्थकों को नहीं पसंद आ रहा है। क्योंकि अगर हम इलियास अंसारी के बारे में देखें तो फाजिल नगर में वो लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और अचानक से उनका टिकट काट करके स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया जाना ये दिखाता है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो नेता नहीं स्वीकार कर रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी उनके ऊपर एक बोझ थोप दे रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में एक बोझ उनके कार्यकर्ताओं पर थोपा जा रहा है, जिसका नतीजा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हो रहा है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी यह बात स्वीकार नहीं है कि उनकी पारंपरिक सीट से टिकट काट करके उनको फाजिल नगर भेजा जाए। और दूसरी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य के लिए टिकट चाह रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला तभी वो तमाम बहाने करते हुए, जनहित और तमाम चीजें करते हुए वो पार्टी छोड़ करके सपा में आते हैं। लेकिन सपा भी उनके बेटे को टिकट नहीं देती है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब समाजवादी पार्टी की आवश्यकता जरूरत नहीं बल्कि मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि उनके जैसे 4 नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने खड़ा कर दिया है। और आज पेंसिल कैंसिल वाली कहानी हो गई स्वामी प्रसाद मौर्य की और भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। आरपीएन सिंह जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उसी रोज से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ओम प्रकाश राजभर उसी रोज से धीरे धीरे डाउन होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर पब्लिक डोमेन में आ करके और जनता के सामने हम कह देते हैं कि अगली बार हम 350 सीट जिता करके दे रहे हैं अखिलेश यादव को और उसके बाद अपनी ही जमानत जब्त करवा बैठे, तो क्या उनकी इज्जत बचेगी? बाकी क्या राय है आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ ये जरूर याद रखें कि कोई भी चीज यहां पर हवाई नहीं बात की जाती है। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं अगली हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट। उन्नाव में बीते 2 महीने से गायब लड़की का शव मिल गया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। मृतका की मां ने सपा सरकार में राज्य मंत्री और सहकारी विभाग के चेयरमैन रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजू सिंह पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि लड़की की मौत गला दबाने की वजह से हुई है और यही नहीं, उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी मिली है और सिर में 2 घाव के निशान मिले हैं। लड़की का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के एक पैनल ने किया है, जिसके बाद रिपोर्ट में यह तमाम बातें सामने आई है। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने आज एक और सूची जारी करी है। बाहुबली अमन मणि त्रिपाठी को नौतनवा विधानसभा से टिकट मिला है। वहीं रुद्रपुर विधानसभा से सुरेश कुमार तिवारी को टिकट मिला है। बलिया की बैरिया विधानसभा सीट से सुभाष यादव और कुशीनगर की तमकुही राज विधानसभा से संजय गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। बैरिया विधानसभा पर हमने एक और वीडियो बनाया है, विस्तार से उस पर बात करी है, आप पूरी कहानी वहां की देख सकते हैं। इसके अलावा तमकुही राज विधानसभा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से, जो उत्तर प्रदेश वालों के लिए खुशखबरी की बात है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को एशियाई एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का द वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड कोरोना काल में यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाने और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखने के लिए मिला है। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से। शिवपाल सिंह यादव ने बीते दिनों कहा था कि उनको बस 1 सीट दी गई है, इस बात का मलाल है। अखिलेश यादव ने उन्हें और सीटें नहीं दी उनकी पार्टी को। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यह समय इस पर चर्चा करने का नहीं है कि कौन कितनी सीट पाया है। समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है उनको प्रत्याशी बनाया जाए जिनको जीत हासिल हो सके और इस बार बड़े पैमाने पर जीत होने जा रही है। हालांकि अखिलेश यादव के इस दलील के बाद यह भी सवाल उठ रहे हैं
कि क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव के अलावा कोई जिताऊ उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि शिवपाल यादव तो दावा कर रहे हैं 25 से 30 उम्मीदवार हमारे पास जीतने वाले थे। खैर, आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। स्किन टू स्किन टच मामले में विवादित फैसला देने वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जज जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने इस्तीफा दे दिया है। वो हाईकोर्ट की एक अतिरिक्त न्यायाधीशा थी जिनका विस्तारित कार्यकाल 12 फरवरी को समाप्त होने वाला था, यानी कल। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने, उनके कॉलेजियम ने उनके कार्यकाल के विस्तार की सिफारिश नहीं की थी, इसलिए उन्होंने कार्यकाल अपना समाप्त होने से एक दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया है। 2007 में जिला न्यायाधीश बनी थी। 13 फरवरी 2019 को 2 साल की अवधि के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति हुई थी। जनवरी 2021 में न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने बाल यौन शोषण से संबंधित 2 निर्णय दिए थे। निर्णय में कहा था कि पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध को गठित करने के लिए, मतलब उसको साबित करने के लिए स्किन टू स्किन टच आवश्यक है। इसको लेकर के देश भर में विवाद और आलोचना हुई थी। विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 20 जनवरी को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश बनाने की सिफारिश रद्द कर दी थी और अब उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने के एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। जलने से मतलब जलन वाला नहीं है, बल्कि तपने से है, तपस्या से है। तो अपने आप को निखारिए और बेहतर हर रोज बनिए। अपने आप से अपना कंपटीशन करिए। जिंदगी में आप बेहतर इंसान और बेहतर तमाम जो चीजें आप सफलता और भी चीजें चाहते होंगे, वो एक न एक रोज आपको मिल जाएंगी। बाकी मौज करिए। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। हमने बात करी आज तमाम खबरों के बारे में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के विस्तार से बात करी, और भी आगे कार्यक्रमों में हम इसी तरह से बातचीत करते रहेंगे। आप रोज रात 9 बजे को यह कार्यक्रम आता है, रोज हमारे साथ जुड़िए। आपके विचारों का भी स्वागत रहेगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।